गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी का आज का एनालिसिस हम देख लेते हैं। आज 15 जनवरी में सीपीआर नैरो बना था और असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है, लेकिन प्राइस की ओपनिंग R1 प्रीवियस डे हाई के पास में ओपन हो गई थी और डेज ओपन की लाइन भी R1 के पास में ही आ रही थी। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। डेज ओपन की लाइन जहां पे बन रही है वो मेक और ब्रेक वाला लाइन है। प्राइस की ओपनिंग उसी लाइन से जस्ट नीचे क्लोजिंग बेस पे थी। अगर हम वीवैप को लगाते हैं तो पहला कैंडल वीवैप को क्लोज कर रहा था, पहला कैंडल वीवैप को क्रॉस कर रहा था नीचे की तरफ में। प्राइस की ओपनिंग R1 प्रीवियस डे हाई पे हो जाती है और पहला ही कैंडल इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होता है सीपीआर। ये सीपीआर का रूल में है। वीवैप के नीचे 20 में था, इसलिए वो डबल कंफर्मेशन था कि प्राइस नीचे आएगा। तो सीपीआर पे आया, पहले कैंडल पे के बेस पे एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट सीपीआर रहेगा। फिर सीपीआर एक सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि असेंडिंग सीपीआर है, इसलिए सीपीआर के ऊपर में प्राइस जाने का वेट करेंगे हम। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन था, तीन कैंडल है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल। जब भी मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है प्राइस का मोमेंटम अपसाइड में रहता है। तो इस मॉर्निंग स्टार का क्रॉसओवर कहाँ पे मिला था? ये जो 9:50 का कैंडल है, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया था और वीवैप के ऊपर भी क्लोजिंग दिया था। इसी वजह से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में गया। वी वेब के नीचे 20 का लाइन था, इसी वजह से प्राइस थोड़ा जिगजैग करते हो गया, एकदम आराम से नहीं गया, थोड़ा सा जिगजैग करते हो गया। ये अगर वी वेब के ऊपर 20 में तो होता तो प्राइस एकदम आराम से ऊपर की तरफ में जाता। R1 प्रीवियस डे हाई पे गया और R1 प्रीवियस डे हाई पे जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे वी वेब का क्रॉसओवर 20 में से हो गया। लेकिन जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में, ये 10:40 का कैंडल था, यानी 10:30 बजे से पहले अगर R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाता तब इसका टारगेट R2 रह सकता था। लेकिन जैसे ही 10:40 के बाद इसने क्रॉसओवर दिया है प्रीवियस डे हाई से, इसलिए ये प्राइस थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ में आ गया। और जैसे ही ये फिर से इनसाइड रेंज में घुस गया, ये कंफर्म कर दिया था कि अब नीचे की तरफ में रहेगा, यानी कि सीपीआर तक आ जाएगा। इसमें कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हुआ है? पहला प्राइस गया R1 के ऊपर में, उसके बाद फिर इसका जो हाई पोजीशन था, ये वाला हाई, इस हाई के ऊपर में मार्केट जब जाएगा तब फिर ट्रेंडिंग होगा। इसने जो हाई बनाया, ये हाई बनाया, इसके बाद नया हाई जो था, इसका लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है ना, तब हम नीचे का ट्रेड प्लान बनाते हैं। तो ये हाई बनाया, इसके बाद ये हाई बनाया, तो ये एक तरह से नीचे उतर रहा है, ये ऐसा नीचे उतर रहा है इस तरीके से। ऐसे कंडीशन में हम लोग को कैसे ट्रेड बनाना है? इनसाइड रेंज में घुस गया है तो यहाँ पे देखिए वी वेब के ऊपर 20 में की लाइन है, तो एक बार तो 20 में से सपोर्ट लेगा ही लेगा। जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक नीचे का टारगेट अपन लेंगे नहीं। तो 20 में से तो सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। जब इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया, तो ये कंफर्म कर दिया था कि अब ये नीचे ही रहने वाला है, यानी सीपीआर तक तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो कैंडल बना है 20 और वीवेब को ब्रेक करता हुआ, इसमें भी वीवेब के ऊपर ही 20 की लाइन थी, इसी वजह से थोड़ा प्राइस वापस पलट के गया है। और जब ऊपर पलट के जाने के बाद जैसे ही एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, 20 में को ब्रेक कर दिया और वीवेब को भी ब्रेक कर दिया, अब हम यहाँ पे नीचे का टारगेट ले सकते हैं जो कि सीपीआर का रहता है। और असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से फिर से सीपीआर से सपोर्ट लिया और मार्केट वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में। तो अगर आपको डाउ थ्योरी पता है तो उसके हिसाब से आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। अब ट्रेड लेने के लिए ये जो जिगजैग है, इसको आपको बचाना है, अपने माइंड से निकालना है। यानी कि इसमें जो ट्रेड बनेगा वो किस तरीके से लेंगे? बायर हैं तो दिक्कत होगी, अगर आप सेलर हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ पे पुट का पोजीशन बना, सीपीआर टारगेट, इसके बाद सीपीआर से ऊपर गया R1 प्रीवियस डे हाई टारगेट। ये सीपीआर के रूल के हिसाब से स्टार्टिंग में तो बहुत परफेक्ट चला। इसके बाद का जो ट्रेड था, इसमें आपको ट्रेड कैसे बनाना है? जैसे ये इनसाइड रेंज में घुस गया है और इसके बाद ये इनसाइड रेंज में घुसा वाला कैंडल, इसके बाद रेड कैंडल बन जाए तब हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन
जो नीचे आएगा वो किस तरीके से आएगा ये नहीं पता हमको, हो सकता है थोड़ा जिगजैग करके गया, जैसे कि यहाँ पे जिगजैग करके आया है। डायरेक्शन पता है फिर से कल के जैसे नीचे जाना है, लेकिन ये नहीं पता किस तरीके से जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, बियर स्प्रेड बनाएंगे, है ना। बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे तो आपका टारगेट क्या हो जाना है, सीपीआर। फिर असेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर पे आया, फिर ऐसे ग्रीन कलर छोटा सा बनता हुआ दिखे, फिर आप यहाँ पे वापस बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। यहाँ बुल कॉल स्प्रेड बना के वापस R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट ले लीजिए। क्योंकि जब एक बार टारगेट डन होता है ना, जैसे R1 से नीचे उतरा सीपीआर, ये नीचे का टारगेट डन हुआ, फिर सीपीआर से ऊपर R1, इसका भी टारगेट डन हो गया, तो एक नीचे का भी टारगेट डन और ऊपर का भी टारगेट डन। इसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा जिगजैग मैनर पे रहता है, तो आपको प्रीमियम डीके का फायदा उठाना है, इसलिए आप बियर स्प्रेड बना लो, और जब ऊपर जाए तो बुल कॉल स्प्रेड बना लो। उसके बाद ट्रेड को चाहो तो छोड़ सकते हो। जब 10:30 बजे के पहले रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता, या उसके बाद रेंज को ब्रेक करता है, तो उसका मोमेंटम ना इनसाइड रेंज में के अंदर ही में ही रहता है, ज्यादातर चांसेस रहता है कि वो इनसाइड रेंज में ही रहेगा। तो जब आपको पता है कि ये इनसाइड रेंज में रहने वाला है, तब हम इनसाइड रेंज में जो टॉप ऑर्डर है और बॉटम ऑर्डर है उसको मार्क करके, जब टॉप ऑर्डर पे जाए तो सेल का पोजीशन बनाते हैं, बॉटम में आए तो बाय का पोजीशन बनाते हैं। लेकिन एक बार टारगेट अचीव हो जाने के बाद उसमें स्प्रेड कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अब R1 प्रीवियस डे हाई से नीचे रेड कैंडल बनाया, आप फिर से बियर स्प्रेड बना दीजिए, और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है फिर से आप एक बार बियर स्प्रेड बना के रख सकते हैं। अगर ये थोड़ा जिगजैग कर भी रहा है तो आपको लॉस नहीं देगा ज्यादा, और प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, लॉस भी ज्यादा नहीं होगा। तो आपका जो माइंडसेट है ना वो स्टेबल रहेगा। जो बार बार ट्रेड किया होगा वो स्टार्टिंग का जो मोमेंट में प्रॉफिट किया होगा वो बाद में लॉस कर दिया होगा पक्का, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से आज चला है। लेकिन आज जो ये वाला ट्रेड लेके और ये वाला ट्रेड लेके क्लोज कर दिया है, वो आज प्रॉफिटेबल ही रहेगा या रहा होगा। अब आते हैं हम ऑप्शन के प्राइसिंग पे। अभी प्राइस की क्लोजिंग कहाँ हुई है, सीपीआर के ऊपर, तो ये अभी भी बुलिश कंडीशन पे है। ऑप्शन में आते हैं, 23,100 का कॉल लगाया है हमने और 23,350 का पुट लगाया है। देखिए यहाँ पे कॉल नैरो सीपीआर पे था, तो इसका मोमेंटम फास्ट आना चाहिए था, लेकिन प्राइस की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा था और प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है, सीपीआर से ऊपर हो रही है। लेकिन पहला कैंडल आप चेक कर लीजिए क्या बना है, पहला कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर बना है और सीपीआर पे है। तो अगर इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जाता है तब फिर R1 प्रीवियस डे हाई पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे वीवेप और ईएमए का जो कॉम्बिनेशन है, वीवेप के नीचे ईएमए का कॉम्बिनेशन आ रहा था, हम एंट्री तब नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक वीवेप के ऊपर ईएमए की लाइन नहीं आ जाती। तो यहाँ पे तो वीवेप के ऊपर ईएमए की लाइन आया नहीं है, तो पहला कैंडल जो बताया था वो सेलिंग का पोजीशन दिखा रहा था। और पुट में आप देखेंगे सपोर्ट पे आया था, यानी S1 प्रीवियस डे लो पे खुला था, और यहाँ पे वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन आया था। जो हमको कॉल में चाहिए था वो मिल रहा था पुट में। और प्राइस की ओपनिंग कहाँ हुई, R1 प्रीवियस डे हाई के पास में, और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बन गया। तो ये पुट में पहला आपको प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट रहता है सीपीआर। जब ऐसा कंडीशन होती है आप डेफिनेटली ट्रेड ले लीजिए। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे पुट में और टारगेट ले लेंगे सीपीआर तक का। अगर मान लीजिए पहला ही कैंडल आपने एंट्री किया पुट में, और सेकंड कैंडल, यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है 5 मिनट का, वो प्राइस को बाउंस करके R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में क्लोज दे दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आप पुट का पोजीशन को एग्जिट करेंगे, और जितना पोजीशन है सेकंड वाले कैंडल के बाद का पोजीशन इसमें कॉल में बना लेंगे, और डबल क्वांटिटी बनाएंगे और टारगेट R2 का रख लीजिए, तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में लॉस हुआ है वो भी पूरा लॉस कवर होके पूरा का पूरा प्रॉफिट में आ जाएंगे। डबल क्वांटिटी पंच करना है बस R2 के लिए, ये क्लियरिटी आपको रखनी पड़ेगी, तब जा करके आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसमें डरना नहीं है। पहला कैंडल मिला, या तो आप कॉल को सेल कर दो या तो आप पुट को बाय कर लो। पुट को बाय करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, वीवैप के ऊपर आप एंट्री कीजिए और पहला टारगेट 34 का रख लीजिए, फिर प्राइस को आने दीजिए नीचे की तरफ में, और जैसी एटीएम के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है आप यहाँ पे ट्रेड ऊपर की तरफ पंच कर दीजिए। तो टारगेट क्या होना है, कॉल में जब S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट टच करेगा तब आप पुट से चाहो तो एग्जिट ले सकते हो।
तो इस तरीके से कॉल को देख के पुट में बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। एंट्री कहाँ हो गई 135 के पॉइंट पे, और एग्जिट कहाँ हो रहा है 193 के पॉइंट पे, तो बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो 153 पे, तब भी आपको 193 यानी कि 40 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है पुट में। फिर उसके बाद जैसी ये कैंडल बना, है ना, तो हम सीपीआर से नीचे रेड कैंडल तो बन गया और इसके नीचे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग भी मिला है, लेकिन ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल का जब लो ब्रेक होता है तब हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाते हैं, लेकिन असेंडिंग सीपीआर था, इसी वजह से नीचे रिस्क रहता है। नीचे जब बनाना है पोजीशन को, अगर इसके नीचे सीपीआर के नीचे, तब आप इसमें सेल ऑर्डर बनाओ, ना कि बाइंग ऑर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर के लिए आप देखोगे S1 प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं उतरा है, तो यहाँ पे सेल ऑर्डर बनाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि S1 प्रीवियस डे लो से तो सपोर्ट ले रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेल ऑर्डर नहीं बनाते। और पुट में देखेंगे कि पुट यहाँ से नीचे गिरता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वीवैप के ऊपर ईएमए की लाइन था, तो लेकिन फैल गया था, इसी वजह से प्राइस नीचे की तरफ में आया। अब कॉल में एंट्री कब बनाएंगे, जब कॉल में पूरा वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो पूरा जिगजैग मैनर है, तो यहाँ पे बार बार एसएल खाएगा। तो अगर आप एंट्री यहाँ करते हो 140 के प्राइस पे आप एंट्री करते हो और स्टॉप लॉस 137 का लगाते हो, तो आप सस्टेन कर जाओगे। फिर धीरे धीरे ये जो जिगजैग है ये भी आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा, आपका टारगेट सीपीआर का हो जाना है। सीपीआर का जब टारगेट लोगे तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो टारगेट है यहाँ पे सीपीआर हो जाता है। और सेम वैसे पुट में जैसे ही वीवैप के नीचे पूरा ईएमए का लाइन आ जाता है, आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। बायर हो तो यहाँ पे ट्रेड लेना है, ना कि ये बीच में ट्रेड लेना है। अगर बीच में लोगे तो कई बार फंसने वाला चक्कर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बी वेब के ऊपर ईएमए का लाइन आने देते हैं, और बी वेब के ऊपर ईएमए का लाइन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जिगजैग मैनर था। ये वाले कैंडल एंट्री दे रहा था या ये वाला कैंडल एंट्री दे रहा था, लेकिन फिर से ट्रैप हो जाते, तो एक दो बार ट्रैप हो जाओगे आप यहाँ पे। लेकिन फिर इस कैंडल पे जो एंट्री मिली है वो पूरा आपको टारगेट तक पहुंचाया है, तो एक दो बार स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। अगर आप बॉटम पे पकड़ते हो तब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो सीपीआर नैरो है, तो आप चाहो तो इस कैंडल पे वापस से एंट्री बना सकते हो। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है अगर आपको क्लियर है, तो ये पैटर्न बना है बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी में ये वाला जो कैंडल है ये हैरामी है। हैरामी का जैपनीज वर्ड है, मीनिंग है प्रेग्नेंट लेडी। तो ये प्रेग्नेंट लेडी है और ये इसका न्यू बॉर्न बेबी है। जब ये क्या पैटर्न बनता है, प्राइस में ऊपर एक मोमेंटम आता है, तो एंट्री 141 पे हो जाएगी और स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके अंदर का लो, यानी कि 135 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आप जो ट्रेड लोगे आपका कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। करंट मार्केट में जिगजैग जिगजैग होता रहता है, बायर के लिए यही सारी दिक्कतें हैं। सेलर के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं, जैसे वीवेब के नीचे आ जाता है तो एक बार रिट्रेस करके यहाँ पे एंट्री कर दो, उसके बाद फिर ट्रेड को छोड़ दो। तो ये भी जो कैंडल बना है इसमें आप सस्टेन कर जाओगे, क्योंकि आपको ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। और सेल में आप टारगेट, ये वाला टारगेट पहला, ये वाला टारगेट दूसरा, उसके बाद ट्रेड को चाहो तो छोड़ सकते हो। ये था कॉलर पुट का सिनेरियो। फिर उसके बाद यहाँ सीपीआर से ऊपर उठा, जैसे ही ये सीपीआर से ऊपर उठ रहा है तो, लेकिन R1 और R2 के बीच में आकर के प्राइस वहां पर से रिजेक्ट कर दिया। मैंने बताया है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट क्यों कर पाया है। इस जगह को हम नोटिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बन गया, जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, इस कैंडल का लो आपका एसएल हो जाएगा। अगर मान लीजिए पोजीशन ऊपर की तरफ में बनाए हैं और स्टॉप लॉस डाल करके रखे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए ऊपर की तरफ में, क्योंकि वीवैप और 20 में से दूर हो गया है प्राइस, तो धीरे धीरे करके पास भी आएगा फिर ऊपर की तरफ में जाएगा। तो ऐसे केस में आपका जब एसएल हिट हो जाता है तो आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं, वापस आने दीजिए। अगर वापस आता है और 20 में ऊपर नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ ट्रैप हो सकते हैं, और इसका हाई लेवल ब्रेक होना चाहिए, तब फिर R2 की तरफ में जा सकता है। तो इसके ब्रेक होने के चांसेस तो लग ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, इसलिए यहाँ पे भी ऊपर की तरफ में नहीं जा पाया। सीपीआर से ऊपर गया, लेकिन ऊपर R1 तक नहीं जा पाया, ये वापस पलट के आ गया। तो इसके ऊपर में नहीं जाएंगे कि ये क्यों नहीं गया,
यहाँ पे ईएमए का फॉर्मेशन पूरा का पूरा फैल गया था। जब भी एटीएमए से दूर हो हमको तो एग्जिट ले लेना है। आपको पता है यहाँ पे ये एग्जिट ले लेना चाहिए। हाँ, अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं 10:54 पे, तब आपका एसएल जा रहा है, तो कितने पॉइंट का एसएल जा रहा है? 5 पॉइंट का एसएल जा रहा है। फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट का कैंडल आ रहा है, तो इस कैंडल पे भी एंट्री करेंगे तो आपको 3 ही पॉइंट का लॉस होगा। तो यहाँ पे छोटे लॉस लेंगे आप, बड़े लॉस नहीं लेंगे। अगर और यहाँ पे 8 और 13 क्रॉसओवर हो गया, अब इसके बाद को तो ट्रेड को अवॉइड ही करना है जब तक 8 और 13 आपस में एक दूसरे को वापस क्रॉसओवर ना दे दें। तो यहाँ पे देखिए नीचे 8 और 13 क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद वापस क्रॉसओवर कहीं नहीं दिया। इसलिए प्राइस का ऊपर का टारगेट हम नहीं ले सकते या एंट्री ऊपर की तरफ में नहीं कर सकते। भले ये वीवैप के ऊपर ईएमए की लाइन आ रहा है, लेकिन हम बायर हैं तो ऊपर के ट्रेड नहीं ले सकते। इसका फॉर्मेशन नीचे की तरफ में था, तो जब नीचे की तरफ में था तो हम पुट साइड में देखेंगे पुट में कब ट्रेड मिल रहा है। पुट में पूरा वीवेप के ऊपर ईएमए के लाइन यहाँ पे छोटा सा आया था, लेकिन यहाँ पे तो ट्रैपिंग वाला कंडीशन था क्योंकि यहाँ पे फैला हुआ था ईएमए। इसलिए यहाँ पे ट्रेड लेने से तो बचेंगे। हम ट्रेड कहाँ लेंगे? ये वाला जो राइजिंग चैनल पैटर्न है इसमें ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए पुट में भी आप ट्रेड लेते तो पूरा वीवेप के ऊपर ईएमए की लाइन कब आया है? यहाँ पे आया है। लेकिन इस जगह पे जब तक आया है प्राइस 34 ईएमए के ऊपर, जब तक प्राइस आया तब तक तो 8 और 13 ऊपर में क्रॉस ओवर होके नीचे ही चला गया था। तो यहाँ पे पुट में एंट्री तो मिल नहीं रही थी, यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर पहले ही हो गया था। तो जब 8 ईएमए से ऊपर प्राइस निकल जाए और वीवेब के ऊपर चले जाए, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, या तो फिर पलट के थोड़ा सा 8 ईएमए पे वापस आए। यहाँ पे आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो क्योंकि ईएमए राइजिंग चैनल में आ गया है। तो ये एंट्री पॉइंट था। और फिर टारगेट आप सीपीआर का ले सकते हो अगर ले सकते हैं तो। बियर स्प्रेड या बुल स्प्रेड बनाएंगे तो ये सब चीजें आप झेल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से मोमेंटम था कॉल और पुट में। कॉल को सेल करना है तो ये वाला बेस्ट पोजीशन था, जहाँ पे वी वैप और ईएमए का क्रॉसओवर हो जाता है पूरा, वहां से सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी मैंने बताया कि किस तरीके से लेना है। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अब आ जाते हैं कल मार्केट कैसा रहने वाला है। देखिए कल भी असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन आ रहा है और नैरोएस्ट सीपीआर है। जब भी नैरोएस्ट सीपीआर होता है प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। भले हमको R1 और S1 का दूरी सीपीआर से पास मिले तो मोमेंटम और ज्यादा फास्ट आने की संभावना है। देखिए कल गुरुवार का दिन है, एक्सपायरी वाला डे है, तो इस वजह से कल हो सकता है प्राइस का मोमेंटम फास्ट मिले। अगर 10:30 बजे के पहले अगर इनसाइड रेंज को ब्रेक कर देता है तब फिर बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो हम इसको टारगेट कहाँ लेंगे? तो टारगेट लेने के लिए सबसे पहला है असेंडिंग सीपीआर। अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट ये वाला हो जाना है 23,267 का। और अगर 23,267 के ऊपर में जाता है तो R1 पे जाएगा। और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में, तब हम R2 का लेवल बड़ी आसानी से ले सकते हैं और R2 के ऊपर भी हम ट्रेड को लेके जा सकते हैं ऊपर की तरफ में। अगर 10:30 बजे के पहले R1 ब्रेक हो जाता है तब के केस में। और वैसे ही अगर सीपीआर से नीचे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग रेड होना चाहिए, तब हम नीचे का टारगेट बना सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे टारगेट आप बनाएंगे इसमें प्राइस को थोड़ा सा इस सीपीआर से नीचे आता है, आप वहाँ कॉल सेल कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे एक रेड कैंडल बनता है तब आप पुट बाय कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। फिर पहला टारगेट S2 का रहेगा और नेक्स्ट टारगेट S3 का रहेगा। अगर S2 को ब्रेक करते हैं तब S3 की तरफ में आ सकता है, वो भी 10:30 बजे के पहले ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं इंस्टा ऑप्शन पे। इंस्टा ऑप्शन में आप देखेंगे 23,200 का कॉलर पुट देखेंगे। यहाँ पे कॉलर पुट दोनों इक्विवेलेंट हो गए हैं, इस वजह से 23,200 का प्राइस पे आके थोड़ा सा मार्केट फंसेगा। इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस मिल रहा है 23,300 पे, और 23,300 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल हमको 23,400 और 500 का मिल रहा है। मतलब 100 पॉइंट और उसके बाद 100 पॉइंट ऐसे करके हम ऊपर जा सकते हैं। और अगर नीचे जाते हैं 23,200 के नीचे, तो इसका पहला टारगेट आ जाएगा 23,100 का, और 23,100 ब्रेक होता है तो 23,000 का लेवल हमको मिल सकता है। मतलब कल के दिन में अगर 23,200 के ऊपर या नीचे चले जाता है 10:30 बजे के पहले, तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
23,100 का लेवल ये वाला आ रहा है, 23,100 का लेवल ये कहीं आ रहा है। तो S1 प्रीवियस डे लो टूटता है नीचे की तरफ में, तब फिर हम ट्रेंड रिवर्सल में S2 का टारगेट तो लेंगे, और S2 का टारगेट टूटेगा तो 23,000 पे सपोर्ट आ रहा है, मेजर सपोर्ट हमको दिख रहा है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है कल के दिन में। फिर भी आप अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक करना चाहते हैं तो सेकंड लेवल तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। S1 ब्रेक होता है, S2 लेवल पे प्रॉफिट बुक कर ही लेना है, और S2 लेवल के नीचे जाता है तब आप सिंगल लॉट पे ट्रेड को नीचे लेके जाइए। वैसे ही सेम अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका R2 हो जाएगा, ये तुरंत पहुंचा देगा, 10:30 बजे के पहले ब्रेक होता है तब के केस में। और R2 लेवल के ऊपर में जाता है तो 23,400 पे आप पहला प्रॉफिट बुक करना, और 23,400 पे भी अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो 20 में से सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका R3 और R4 होने वाला है, तो हम इसको चेक कर लेंगे R3 R4 में कहाँ तक जा सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, इसका 23,400, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा 23,500 के आसपास। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई रेजिस्टेंस। हाँ, ये वाला आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस 23,455 पे नेक्स्ट प्रॉफिट बुक कर ही लेना है आप। उसके बाद फिर ऊपर जाता है तो फिर सिंगल लॉट पे जाने दीजिए प्राइस को। तो कल मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का 23,100 का कॉल चेक कर लेंगे। ये भी नैरो सीपीआर आ रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर है, इस वजह से अगर प्राइस सीपीआर के नीचे क्लोज दे देता है तो फिर इसमें सेल पोजीशन होगी। पहला टारगेट S1 प्रीवियस डे लो का, और ये टूटता है तो S2 का लेवल हमको मिल सकता है आसानी से सेल के लिए। और अगर बाइंग करना है तो सीपीआर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जो बिना वीक का हो, या एक बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, तभी जाकर के हम R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट लेंगे। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ में तो R2 भी चला जाएगा, और R2 के साथ R3 भी देखने को हमको मिल सकता है आसानी से। तो कॉल तो सही लग रहा है। अब आ जाते हैं पुट में। पुट में 23,300 का पुट चेक कर लेंगे। ये पुट भी एकदम नैरो सीपीआर बन रहा है, तो कल का मोमेंटम पुट में भी बहुत फास्ट आ सकता है। इसमें इसका जो सीपीआर है बहुत अच्छा बन रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर है। इस वजह से अगर प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में क्लोज हो जाता है तो इसका R2 और R3 का लेवल पक्का मिलेगा, मतलब R2 तक भी जाएगा और R3 तक भी चला जाएगा बड़ी आसानी से। इसका मोमेंटम बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो यहाँ S2 और S3 का लेवल बड़ी आसानी से मिलने वाला है। तो कल का पुट का भी प्राइस का मोमेंटम बहुत अच्छा रहे, कल के दिन में मोमेंटम आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।